प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सामने रुग्णता की अवधारणा, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ इलनेस। शुरुआत करते हैं रुग्णता के अर्थ से। रुग्णता का अर्थ क्या है? किसे हम रुग्णता कहते हैं? बीमारी या किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट, उसका भाव और उसका अनुभव रुग्णता कहलाता है। रुग्णता शब्द एक व्यापक शब्द है। इसमें केवल बीमारी का अनुभव ही नहीं होता है, इसमें बीमारी का भाव भी होता है। बहुत बार यह देखा गया है कि बहुत से व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार ना होने के बावजूद भी बीमारी का अनुभव करते हैं। इसका मतलब वो रुग्ण है, मानसिक रूप से रुग्ण है। तो बीमारी होने की स्थिति को और उसके भाव को रुग्णता कहा जाता है। आयुर्वेद एक पद्धति है जिसके माध्यम से आप प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाते हुए कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, यह तरीका सिखाता है आयुर्वेद। यह पूर्ण रूप से साइंटिफिक है, अनुभव के आधार पर है और जो हजारों सालों से जो प्रयोग किए गए हैं उनके परिणामों के आधार पर है। तो ये क्या कहता है? इसके अनुसार बीमारी व्यक्ति में कब शुरू होती है? ये तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति पर्यावरण के साथ, याद रखना यहां पर पर्यावरण को बहुत महत्ता दी गई है जो कि आधुनिक मेडिकेशन सिस्टम में नहीं दी गई है। आधुनिक मेडिकेशन सिस्टम में मात्र इंसान के जो सिम्टम्स हैं वो टारगेट होते हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद क्या कहता है कि जब हमारा पर्यावरण के साथ जो संतुलन है उसमें अगर किसी प्रकार की खामी आती है या वो संतुलन बिगड़ता है तो होता क्या है कि हमारे अंदर एक प्रकार का आंतरिक वातावरण तैयार हो जाता है और ऐसा वातावरण वो तैयार होता है जो कि रोगजनक कीटाणु है उनको वो सुविधाजनक लगता है। मतलब दूसरे अर्थों में इसको यूं समझ लीजिए कि हम वातावरण के साथ एक असंतुलन बनाकर हमारे अंदर ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें रोगजनक कीटाणु प्राकृतिक रूप से आकर्षित होते हैं। जब रोगजनक कीटाणु आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके शरीर के अंदर वो एंटर करेंगे तो क्या होगा? क्या स्वास्थ्य आपका बढ़ेगा? वो रुग्णता को ही जन्म देगा। उसके बाद जो आपकी मस्कुलर सिस्टम है, जो मांसपेशियां हैं, वो एक तनाव का अनुभव करती हैं। आपके अंदर जो ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह है, वो घटने लगता है। थके थके महसूस करते हैं। जो नर्वस सिस्टम आपका है, जिसको पूरी बॉडी के ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा जाता है, रेगुलेटर के रूप में देखा जाता है, उस नर्वस सिस्टम में भी एक प्रकार से खामियां उत्पन्न होने लगती है। और जब आपका शरीर का कंट्रोलर है वही अगर खामियों से घिर जाए, उसी के अंदर किसी प्रकार की मोबिलिटी आ जाए, कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए या इलनेस हो जाए या रुग्णता हो जाए, तो शरीर तो उसी अवस्था में चलेगा ही, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका रेगुलेटर है। उसकी कार्य प्रणाली में एक प्रकार से परिवर्तन होने लगता है और हम रुग्णता का अनुभव करने लगते हैं। वो सारा डिपेंडेंट किस बात पर है? आपके आंतरिक एनवायरनमेंट पर डिपेंड है। और आंतरिक एनवायरनमेंट किस बात पर डिपेंड है? आपके एनवायरनमेंट पर, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उस पर। वहां से जो हम पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं, जो प्रभावित होते हैं उससे, अगर वो किसी प्रकार से अनुचित है तो रुग्णता आना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि शरीर की जो ऊर्जा है वो उसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। अगर जिस चीज में बाधा उत्पन्न होती है वो प्रवाह तो उसका होगा ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी या वो एक जगह अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से छोटे से नाले में, नदी में पानी बहता है, उसको हम अगर रोक दें तो क्या होगा? पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा एक जगह या किसी अपना रास्ता और बना लेगा। इसी प्रकार से शरीर में लगातार ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है और उस प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होना रुग्णता को आकर्षित करता है। ये आयुर्वेद की मान्यता है और यही सही मायनों में रुग्णता का अर्थ भी है।
जो आधुनिक जीव शास्त्र है वो कहता है कि रुग्णता को शरीर या मन की सामान्य स्थिति में अगर गड़बड़ी है तो रुग्णता है। मैंने आपको बताया जो मॉडर्न मेडिकेशन सिस्टम है वो केवल इतना मानता है कि आपके शरीर में जो कार्य प्रणालियां हैं उनमें अगर किसी प्रकार की कोई खामी है, कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है तो आप बीमार हो गए। अब वो किस कारण से हुए हैं, वो कैसे उत्पन्न हुए हैं, वो दूसरी बात है। आप देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन 2019 की रिपोर्ट वो बताती है कि 10 ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके फलस्वरूप सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। देखिए बीमारी और रुग्णता में अंतर होता है। बीमारी है आपके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य में किसी प्रकार की रुकावट। जब उस रुकावट को हम अनुभव के साथ साथ उसके भाव से भी जीने लगते हैं तो हम रुग्ण हो जाते हैं। कई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार होने के बाद भी रुग्ण नहीं होते हैं क्योंकि वो हो सकता है किसी कारणवश बीमार हो गए हैं लेकिन वो रुग्ण नहीं है क्योंकि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो नहीं मानते कि हम बीमार हैं, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम, उनकी मान्यता इतनी स्ट्रांग है। तो क्या होता है कि कुछ ही समय में बहुत जल्दी से वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। आशा है आपको रुग्णता का अर्थ यहां पर समझ में आ गया हो। अब वो कौन कौन से 10 बीमारियां हैं मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण बनती है। इस्केमिक हृदय रोग। इस्केमिक का मतलब होता है आपके रक्त प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होना, उसके कारण से हृदय रोग। दूसरा जो मुख्य कारण है आघात, स्ट्रोक, जिसको ज्यादातर ब्रेन स्ट्रोक हम कहते हैं, लकवा आने की स्थिति, वहां पर भी उसी कारण से होता है कि पर्टिकुलर ब्रेन के फंक्शन में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है जिससे वो काम करना बंद कर देता है। अगर ब्रेन का कोई पार्ट काम करना बंद कर देगा तो जिस शरीर के हिस्से को वो कंट्रोल करता है वो हिस्सा वैसा का वैसा रह जाएगा। जिस प्रकार से अगर मेरे इस हाथ को मेरे लेफ्ट साइड का ब्रेन का जो हिस्सा कंट्रोल कर रहा है वो अगर इसी समय रुक जाए तो मेरा हाथ जिस स्थिति में, जैसे मैंने ऐसे किया हुआ है, तो ये ऐसी स्थिति में रुक जाएगी। इसको हम आघात कहते हैं, पैरालिसिस भी हम कह सकते हैं। मोटी मोटी बातें मैं आपको समझा रहा हूं। फेफड़ों में रुकावट, इसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, सीओपीडी। सांस लेने की जो मशीन हमारे अंदर लगी हुई फेफड़े, लंग्स, उसमें अगर किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होती है तो भी बहुत बड़ी बीमारी का कारण बनती है जिससे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। श्वसन तंत्र के निचले हिस्से में संक्रमण, जो लोअर आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है उसमें इंफेक्शन भी बहुत ज्यादा मृत्यु का कारण है। नियोनेटल कंडीशंस, नवजात शिशु जब जन्म लेता है बहुत ही डेलिकेट होता है और प्रोन टू वेरियस डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां उसको लगने की संभावना होती है। तो वैसी स्थिति भी बहुत सारी मौतों का कारण बनती है। छठा है श्वास नली, ब्रोंकस और फेफड़ों का कैंसर। जो आपका विंड पाइप है, ब्रोंकाइटिस है, और जो फेफड़े हैं, लंग्स है, उसमें कैंसर होना बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। एल्जाइमर रोग और अन्य मनोभ्रंश, डिमेंशियास। एल्जाइमर की स्थिति बीमारी होती है, भूलने की एक बीमारी है जो खास करके वृद्धावस्था में होती है, उससे भी बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। अतिसार के रोग, इसको डायरियल डिजीज बोलते हैं। फिर है मधुमेह, डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिजीज है सारी, और गुर्दे के रोग, किडनी के रोग। ये सारी की सारी बीमारियां, सारे के सारे रोग ये डॉक्यूमेंटेड हैं 2019 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार। और याद रखो दोस्तों, ये सारे 10 के 10 जो रोग हैं सारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं। मतलब हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम रुग्णता को आकर्षित कर रहे हैं। हमने हमारे वातावरण के साथ जो संतुलन था उसको बिगाड़ लिया है। तो जब उसको हमने बिगाड़ लिया है तो हमारे शरीर का जो आंतरिक वातावरण इस प्रकार का हो गया है कि ये रोगजनक हम आकर्षित कर रहे हैं। और जब रोगजनक आकर्षित होंगे तो वहां पर वो कोई गीत नहीं, कोई संगीत नहीं बजाएंगे, वो क्या करेंगे आप भी जानते हैं। जॉन वॉनमेकर ने कहा है कि जो लोग अपने जीवन में मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए समय नहीं निकालते हैं, अभी देर सवेर रुग्णता के लिए उन्हें समय निकालना ही पड़ेगा। ये एक अजीब सी स्थिति है। आज आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स आपको बुलाते हैं, यार कभी आया करो मिलने, कहते समय नहीं लगता यार, खूब बिजी रहते हैं।
एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति हॉस्पिटल में चले जाते हैं, उसके बाद पूरा समय है उनके पास, सब लोग मिलने चले जाएंगे। जब वो सही थे, स्वस्थ थे, तब कोई नहीं गया, किसी के पास समय नहीं था। बिल्कुल जॉन वॉनमेकर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। अगर आप आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, रिक्रिएशन में एंगेज नहीं होते, मनोरंजन नहीं करते हैं, तो कुछ समय बाद देर सवेर एक दिन आपको रुग्णता के लिए समय निकालना ही होगा, और वो जरूर आएगी। तो इससे पहले हम रुग्णता के लिए समय निकालें, क्यों ना आज हम अपनों के लिए, अपने लिए समय निकालें। चलिए, ये दूसरी बात है। आगे हम चलते हैं। आमतौर पर जो रुग्णता है उसके 5 प्रमुख संरचनात्मक घटक होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का मतलब है उन्हीं से मिलकर रुग्णता का निर्माण होता है। मोटी सी बात यह है। पहला है पहचान, कारण, समय रेखा, परिणाम और उपचार। तो एक एक करके इनको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहला है पहचान, आइडेंटिफाई। ये जो कंपोनेंट है रुग्णता का, रोग की उपस्थिति, जो व्यक्ति के अंदर बीमारी उत्पन्न हुई है, जो रोग उत्पन्न होता है, वो किस प्रकार का रोग है, उसकी पहचान करना। उससे उसका अर्थ होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर मोबिलिटी और योर डिजीज। इससे क्या होता है, जब आइडेंटिफाई हो जाता है रोग, तो जो व्यक्ति है वो समझ लेता है कि मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी है। तब व्यक्ति उसको लेकर एक एक्सपर्ट के पास सलाह लेने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए जाता है। और ये पहचान एक प्रकार से एक सिग्नल का काम करती है, जिसके कारण किसी व्यक्ति की जो रुग्णता है उसको पहचान लिया जाता है, फिर उसको एक लेबल लगाया जाता है। लेबल का अर्थ ये है, अगर कोई व्यक्ति कुछ सिम्टम दिखाता है, कुछ लक्षण दिखाता है, तो उन लक्षणों के आधार पर उसको लेबल लगाया जाता है कि उसको हार्ट की बीमारी है, या कोई कैंसर है, या कोई दूसरे प्रकार की बीमारी है। ये उसको लेबल लगता है। तो पहला कंपोनेंट ये। दूसरा कंपोनेंट है कारण। ये रुग्णता का कंपोनेंट है कि जो बीमारी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हुई है, उसके पीछे क्या कारण है, उसकी पहचान करना, कारण को जानना। पहला है रोग की पहचान करना कि क्या रोग है। दूसरा है वो रोग किस कारण से उत्पन्न हुआ है, कौन कौन से कारक हैं जिसने उस रोग को जन्म दिया है, उन कारणों को पहचानना, जिसको एक साइंस है एटियोलॉजी, जो कि रोग कारण विज्ञान है। वो यही जानने की कोशिश करता है कि रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, किन कारणों से उत्पन्न होते हैं। तीसरा घटक है समय रेखा, टाइमलाइन, अर्थात संक्रमण से लेकर धीरे धीरे उस बीमारी का बढ़ना और अंत में शारीरिक अभिव्यक्ति। ये 3 चीजें हैं। पहले व्यक्ति को संक्रमण होता है, संक्रमण का व्यक्ति को नहीं पता चलता है, आंतरिक रूप से होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्रमिक उसका विकास, अंदर बीमारी विकसित होती रहती है, और बाद में शरीर के बाहर उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो इसको बोला जाता है समय रेखा। अब नीचे जो मैंने इमेज लगाई है, उस इमेज में आप देखिए स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, अर्थात आपको बीमारी होने की एक अवस्था। उसके बाद है एक्सपोजर। अगर व्यक्ति किसी प्रकार से आंतरिक रूप से कमजोर है, या कोई ऐसी एक्सपोजर उसको हो गया है, या उसका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो वीक है, तो ससेप्टिबिलिटी उसको बोला जाता है। उसके बाद अगर उसको एक्सपोजर हो जाता है रोगाणुओं से, तो अगली स्टेज आती है स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज। ये सब क्लिनिकल डिजीज होती है, तो आंतरिक रूप से व्यक्ति को संक्रमण हो गया है, अब वो क्लिनिकल रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब क्लिनिकल अंदर ही अंदर उसको विकसित हो रहा है। तो पैथोलॉजी जो उसकी है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही आंतरिक रूप से। उसके बाद आता है ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। फिर व्यक्ति को जब वो अंदर से पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है बीमारी, तो फिर वो बाहर लक्षण दिखाने लगती है, शारीरिक लक्षण और मनोशास्त्रीय लक्षण। यही वो समय होता है जब उस बीमारी का निदान किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। उसके बाद स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज, और जब डायग्नोस हो जाता है तो वो डिजीज पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। वो एक ऐसी अवस्था है, ऐसा चरण है जब व्यक्ति के अंदर बीमारी संपूर्णता में दिखाई देने लगती है, परसीव होने लगती है। और उसके बाद आती है स्टेज ऑफ रिकवरी,
यानी कि वही अवस्था जो बीमारी से पहले थी, अगर उसका समय से और उचित ट्रीटमेंट होता है, अगर नहीं होता है तो डिसेबिलिटी भी हो सकती है, विकलांगता भी उस बीमारी के कारण हो सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। इस पूरे मॉडल को टाइम लाइन या समय रेखा कहा गया है। चौथी अवस्था है परिणाम। रुग्णता के संदर्भ में किसी व्यक्ति की आंतरिक कार्यात्मक क्षमता के संशोधन को परिणाम कहा जाता है। परिणाम मतलब रुग्णता के फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर क्या क्या परिणाम है, क्या क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसीज, मतलब इंटरनल जो सिस्टम है उसमें परिवर्तन। आज के माहौल का एक एग्जांपल लेते हैं। कोविड-19 इन्फेक्शन होता है तो शुरू में नहीं पता चलता उसको, पहले दिन, कुछ दिन बाद ड्राई कफ होने लगती है, जुकाम होने लगता है, फीवर होने लगता है, तरह तरह के सिम्टम्स दिखाने लगते। क्या हुआ, जो उसकी आंतरिक कार्यात्मक क्षमता थी, रेस्पिरेशन सिस्टम जो था, उस पर सबसे ज्यादा उसका प्रभावित पड़ता है, उसमें परिवर्तन हो गया और उसी को परिणाम कहते हैं। आंतरिक कार्य प्रणाली में संशोधन परिणाम कहला। और अंतिम बात इस वीडियो की है उपचार, ट्रीटमेंट। जब व्यक्ति का उचित ट्रीटमेंट होता है तो उसके जितने भी लक्षण थे बीमारी से संबंधित, जितने भी सिग्नल थे, संकेत थे, क्यूज थे, सारे समाप्त हो जाते। और जो उपचार शब्द का अर्थ यही है कि इलाज के बाद रोगी की वह स्थिति जो बीमारी से या रुग्णता से पहले थी, यानी कि जो पेशेंट है, जो रुग्ण हुआ था, वो व्यक्ति अपनी उसी अवस्था में आ जाता है जो उस बीमारी होने से पहले थी। उसी को बोलते हैं उपचार या ट्रीटमेंट या क्योर। अब ये मेरे संदर्भ है। अगर आपको रुग्णता को और गहराई से जानना है तो इन संदर्भ को रेफर कीजिए, इनको देखिए और इनको समझिए। और हमारी अगली परिचर्चा होगी शारीरिक रुग्णता में मनोशास्त्रीय कारकों की भूमिका, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन फिजिकल हेल्थ। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है और इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो औरों को बताएं। इसमें कुछ कमी लगती है तो मुझे बताएं। किस तरह से? आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिख सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। वीडियो को देखने और रुग्णता को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।